बात करेंगे 2 बजे की 5 बड़ी खबरों की, जिसमें पहली खबर आपको बताएंगे यूपी के आजमगढ़ से, जहां पीएम मोदी ने जनसभा के दौरान सपा कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान है, ये झूठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं, शहजादे राम मंदिर को गाली देते हैं। दूसरी खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने सीएम योगी, पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जमकर घेरा है। तीसरी खबर झारखंड से है, जहां मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तारी के बाद 6 दिन की ईडी की रिमांड पर भेजा गया है। और चौथी खबर आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर बड़ा फैसला सुनाया है। पांचवी और आखिरी खबर आपको एमपी के ग्वालियर से है, जहां राजमाता माधवी राजे सिंधिया का अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो ये 5 तस्वीरें आपको बता रहे हैं 2 बजे की 5 बड़ी खबर, जहां पहली खबर सपा कांग्रेस से एक दुकान, ये बातें प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहीं। और दूसरी खबर में आपको अखिलेश और अरविंद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां दोनों नेताओं ने लखनऊ में प्रेस वार्ता करी और इस दौरान केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वहीं तीसरी खबर ईडी रिमांड पर आलमगीर, झारखंड के मंत्री आलमगीर लगातार सुर्खियों में है और उन पर जिस तरीके से छापेमार कार्रवाई में उनका नाम सामने आया, अब इसी कड़ी में ईडी की रिमांड पर उनको 6 दिन के लिए भेजा गया है। चौथी खबर मनी लॉन्ड्रिंग पर नो अरेस्ट का यह मामला है, जहां पर बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दिया है और स्पेशल कोर्ट में अगर केस जाता है मनी लॉन्ड्रिंग का, तो इसमें आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं। साथ ही आपको पांचवी खबर हम बता रहे हैं, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता माधवी राजे का निधन हुआ और आज शाम 5 बजे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और खबरें अब विस्तार से, जहां आजमगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान कश्मीर में शांति की गारंटी दी थी। 370 की दीवार गिराई, पहले चुनाव आते थे तो हड़तालें होती थी। साथ ही पीएम मोदी ने कहा आतंकी धमकी देते थे, लेकिन पिछले कई चुनावों में रिकॉर्ड टूट गए हैं। विपक्ष पर निशाना साधा और उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे राम मंदिर को गाली देने का मिशन चला रहे हैं। सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान है, ये झूठ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। इन्होंने प्रदेश को दंगे में झोंक दिया है। इंडी गठबंधन तुष्टीकरण के दलदल में पूरी तरह धंस चुकी है। समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता राम मंदिर को लेकर आए दिन घटिया बातें कर रहे हैं। पूरे देश में इस वक्त उमंग और उत्साह का माहौल है। मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है। तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कहा कि अखिलेश यादव अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनके सहयोगी दिन रात राम मंदिर को गाली देते हैं, उसके बावजूद भी वो उनके साथ हैं। ऐसी तमाम बातों को लेकर, इंडी गठबंधन को लेकर पीएम मोदी हमलावर होते नजर आए। तो लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर मतदान के लिए चुनाव प्रचार का दौर जारी है। इसी कड़ी में लगातार दिग्गज नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनसभाओं का दौर देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजमगढ़ पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सभा को संबोधित किया है और इस दौरान विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो पीएम मोदी ने सपा कांग्रेस को दो दल एक दुकान बताया है, कहा कि एक दुकान है और साथ ही झूठ, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण का सामान बेचते हैं और तमाम बिंदुओं को लेकर यहां पर निशाना साधते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमलावर हुए और लगातार उनको शहजादा कहकर संबोधित किया और इसी कड़ी में अब एक बार फिर उन्होंने उत्तर प्रदेश की धरती पर इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है और राहुल और अखिलेश को लेकर निशाना साधते नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सपा कांग्रेस दो दल एक दुकान बताया है, परिवारवाद, भ्रष्टाचार का सामान बेच रहे हैं विपक्षी गठबंधन के नेता और तमाम बातों को लेकर पीएम मोदी यहां पर निशाना साधते नजर आए हैं। बता दें कि लोकसभा चुनाव का दौर चल रहा है। इससे पहले 4 चरणों में मतदान संपन्न हो चुके हैं और 4 चरण के बाद अब सभी की निगाहें 5वें चरण पर हैं। इसी को लेकर पीएम मोदी हो, सीएम योगी हो, विपक्षी नेता हो, सभी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं और पीएम मोदी ने विपक्षी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम केजरीवाल ने कहा कि लखनऊ में मैं उत्तर प्रदेश के मतदाताओं से इंडिया गठबंधन को वोट करने के लिए अपील करने आया हूं।
लोकसभा चुनाव में देश भर से जो आंकड़े आ रहे हैं वे दिखा रहे हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी 220 से कम सीटों तक सिमट जाएगी। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने रूल बनाया था 75 साल के नेता को रिटायर कर दिया जाएगा, जिसमें आडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर कर दिया गया। अब अगले साल मोदी जी रिटायर हो रहे हैं। अब अमित शाह जी का रास्ता मोदी जी साफ कर रहे हैं और अमित शाह के लिए योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि 140 करोड़ की जनता इस बार बीजेपी को 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में ये 99 सीटों के खेल में उलझ जाएंगे। यहां उन्हें कुछ हासिल नहीं होने जा रहा है। तमाम बातों को लेकर यहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर निशाना साधते नजर आए हैं। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी रेहान वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रेहान, लगातार लोकसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर चुनाव प्रचार देखने को मिल रहा है। तमाम नेता सभाएं कर रहे हैं, प्रेस वार्ताएं भी हो रही हैं और अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव ने मिलकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। पीएम मोदी पर, योगी आदित्यनाथ पर और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधते नजर आए। क्या कुछ उन्होंने कहा है अपनी इस प्रेस वार्ता में? जी बिल्कुल, देश में चुनाव का माहौल है और उत्तर प्रदेश में आगामी 20 मई को 5वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लखनऊ पहुंचे थे और उन्होंने अखिलेश यादव के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने साफ तौर पे भाजपा सरकार के ऊपर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि भाजपा जो बड़े नेता हैं उनकी राजनीति समाप्त करने जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी टारगेट किया। उन्होंने कहा कि अगर मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आगामी दो से 3 महीनों के अंदर योगी आदित्यनाथ को वो मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बड़े नेताओं के नाम गिनाए कि उन लोगों की भी राजनीति भाजपा ने ही समाप्त की है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के होने वाले हैं। वो अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो अपनी विरासत देने के लिए, अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जनता जो है वो सब समझ चुकी है, जनता इंडिया गठबंधन के सपोर्ट में है। और वहीं अखिलेश यादव ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो है हमारी लड़ाई सिर्फ एक सीट पे है, बाकी 79 सीट जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें हैं उन पे हम जीत रहे हैं और आने वाली 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और इसी के साथ साथ उन्होंने भाजपा सरकार के ऊपर तमाम निश्चित तौर पर देखिए कई आरोप लगाए हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी 220 सीट से भी कम सीटों पर सिमट जाएगी। तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्षी गठबंधन हो, तमाम जो दिग्गज नेता है, अरविंद केजरीवाल हो, अखिलेश हो, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, ऐसी रणनीति बीजेपी की है। तमाम बातें लगातार प्रेस वार्ता में, भाषणों में कह रहे हैं। तो कितना असर इस बयान का जनता में पड़ता दिखाई दे रहा है कि वाकई में लोगों ने सोचना शुरू किया है क्या मुख्यमंत्री पद पर रहेंगे नहीं रहेंगे? अरविंद केजरीवाल ने हालांकि अभी जब जमानत पे छूटे हैं तो उन्होंने दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यही बात कही थी और आज उन्होंने यही बात लखनऊ में भी दोहराई है। तो अभी तक भाजपा की तरफ से इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है उसको घेरने की कवायद में लगा हुआ है। हालांकि देश के अंदर चुनाव का माहौल है तो कहीं ना कहीं सारी चीजों को लेकर विपक्ष मौजूदा सरकार को घेर रहा है। निश्चित तौर पर देखिए, प्रधानमंत्री मोदी भी आजमगढ़ में सभा को संबोधित करने पहुंचे तो जमकर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि ये सभी एक ही दुकान चलाते हैं, अलग अलग दल हैं और तुष्टीकरण, झूठ, परिवारवाद की सामान बेचते हैं। तमाम बातों को लेकर उन्होंने भी हमला बोला है। देखना महत्वपूर्ण होगा क्या कुछ बयानबाजी का दौर आगे दिखाई देगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया रेहान आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर, जहां कांग्रेस नेता और झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झटका लगा है। आलम को कोर्ट ने 6 दिनों की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। आलमगीर आलम को उनके सहायक से जुड़े परिसर से नकदी बरामद किए जाने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 15 मई को गिरफ्तार किया। केंद्रीय जांच एजेंसी ने उन्हें रिमांड को लेकर आज कोर्ट में पेश किया। दरअसल ईडी ने 6 मई को आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव कुमार लाल और घरेलू सहायक जहांगीर आलम से जुड़े परिसरों पर छापा मारा था। केंद्रीय जांच एजेंसी ने छापेमारी में 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश की जब्ती की है। तो ऐसे में लगातार अब मुश्किलों में पड़ते नजर आ रहे हैं आलमगीर आलम और इसी कड़ी में ईडी ने 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। बता दें कि ईडी ने 10 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन उन्हें फिलहाल 6 दिन की ईडी रिमांड मिली है। लेकिन देखना अब महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि लगातार मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम।
और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे पटना से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र कुमार, और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार झारखंड की सियासत में भूचाल आया हुआ है और तमाम जो वहां के मंत्री हैं, नेता हैं, उन पर ईडी का शिकंजा देखने को मिला है। छापेमारी हुई और आलमगीर आलम को गिरफ्तार भी किया गया है। कल ही गिरफ्तारी हुई और आज उनको ईडी की 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। क्या कुछ फिलहाल आप देख रहे हैं, कितनी मुश्किलें आगे बढ़ सकती हैं? इस बात आपने सही कही कि 6 मई को जिस दिन जो है उनके आलमगीर पीए का संजीव लाला के घर पर रेड छापामारी हुई, उसी दिन मैंने कहा था कि ये जो तार जब ईडी सुलझाएगी तो कहीं न कहीं ये आलमगीर तक पहुंचेगी। मैंने उस दिन कहा था और आज वही सामने बात आ गई है। तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इतनी बड़ी मोटी रकम लगभग 30 करोड़ से अधिक की राशि जब्त किया, तो उस दिन से ही सारे दस्तावेज मिले और उस दस्तावेज को एक दूसरे को मूवमेंट करने के लिए सारी चीजें तय की। उसके बाद से तो उसी दिन से निश्चित रूप से हो गई कि नहीं, ये छापेमारी का दौर और ये छापेमारी की अगली कड़ी मंत्री होंगे। ये निश्चित रूप से, हाँ भले औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं की गई थी, लेकिन जिस तरह से छापेमारी हुई और 30 करोड़ से अधिक रकम मिलना, ये सबसे बड़ी सवाल है। और दस्तावेज मिलना, दस्तावेज में के आधार पर जो छापेमारी हुई आलमगीर मंत्री के पास, तो स्वाभाविक रूप से तय है कि उस कड़ी को इस कड़ी से देखा गया और कड़ी देखने के बाद जो है जिस तरह से ईडी ने इस तरह की कार्रवाई की, तो निश्चित रूप से ये होना तय थी, इसमें कहीं भी संदेह नहीं है। क्योंकि 30 करोड़ मिलना एक पीएस के यहाँ से, वो सबसे बड़ी बात है। वो मंत्री के अपना पीए थे, तो स्वाभाविक है और जांच के घेरे में आएंगे तो जो सवाल ही नहीं उठता है कि इस तरह से वो बच सकते हैं। मैंने उसी दिन कहा था कि ये निश्चित तौर पर पीए के नौकर के यहाँ पर इतनी बड़ी राशि मिली थी, लेकिन कितनी भूमिका आलमगीर आलम की नजर आती है, क्या कुछ उसको लेकर बड़े सबूत मुहैया हो पाते हैं, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा और क्या कुछ ईडी की कार्रवाई में आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब बात चौथी बड़ी खबर की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुनवाई कर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशल कोर्ट में आया तो ईडी आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती। अगर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी और मामला स्पेशल कोर्ट पहुंचता है तो ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 44 के तहत शिकायत पर अदालत के विचार करने के बाद ईडी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। अगर ईडी को किसी को गिरफ्तार करना है तो उसे पहले कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होगी। अदालत आरोपी की हिरासत सिर्फ एक बार दे सकती है, यानी कोर्ट सिर्फ एक बार ही आरोपी की हिरासत दे सकती है। अगर अदालत हिरासत में पूछताछ की जरूरी की वजह मान जानकर संतुष्ट होती है। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की पीठ ने कहा कि अगर आरोपी समन का पालन करने के लिए विशेष कोर्ट में पेश हुआ है तो ये नहीं माना जा सकता कि वह हिरासत में है। आरोपी समन के बाद कोर्ट में पेश हुआ है तो उसे जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। पीएमएलए अधिनियम की धारा 45 की दोहरी शर्त उस पर लागू नहीं होगी। आरोपी को वारंट की जगह समन जारी किया जाना चाहिए। तमाम बातें कही हैं और ऐसे में ईडी ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकने की बात कही है। तो मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की अहम सुनवाई, बड़ा महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती अगर मामला स्पेशल कोर्ट में जाता है तो। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारी सहयोगी तनु बालियान हमारे साथ और भी जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। तनु, सुप्रीम कोर्ट ने काफी अहम सुनवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर की है, जहां उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी मामला स्पेशल कोर्ट जाता है तो ईडी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती है। क्या कुछ बातें इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कही गई हैं तनु? तरीके से हमने देखा कि ईडी जिस तरीके से कार्रवाई कर रही थी, अरविंद केजरीवाल का केस देखा, मनीष सिसोदिया का केस देखा, उसको देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए प्रावधान को लेकर एक अहम फैसला आज सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों के लिए जमानत के जो नियम है उनको हल्का कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के दौरान ईडी ने जिस आरोपी को गिरफ्तार ना किया हो, लेकिन जो अदालत है, विशेष अदालत ने
चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए समन किया है, तो उसे ईडी बिना कोर्ट की इजाजत के गिरफ्तार जो है वो नहीं कर सकती है। और ऐसे आरोपियों को समन पर अदालत में पेश होकर पीएमएलए प्रावधानों के तहत जो है जमानत की कड़ी शर्तों को संतुष्ट करने की भी अब जो है वो जरूरत नहीं है। अगर आरोपी समन द्वारा विशेष अदालत के सामने पेश होता है तो ये नहीं माना जा सकता कि वो हिरासत में है। अगर अदालती समन के चलते पेश होने के बाद ईडी आरोपी की हिरासत चाहती है तो उसे विशेष अदालत में आवेदन देना होगा और अदालत केवल उन कारणों के साथ हिरासत देगी जो संतोषजनक हो और जिनमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत हो। और जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जवल भुइयां की जो बेंच है उन्होंने एक बहुत अहम फैसला सुनाया और पीएमएलए की जो धारा है 45 के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को जमानत तभी दी जा सकती है जब दो शर्तें पूरी हो। एक तो कि जो पहली शर्त तो ये है कि प्रथम दृष्टया संतुष्टि होनी चाहिए कि आरोपी ने अपराध नहीं किया है, उसकी जमानत पर रहते हुए कोई अपराध करने की संभावना भी नहीं है। तो इन शर्तों के कारण जो मनी लॉन्ड्रिंग मामले के जो आरोपी है उनको जमानत मिलना ऋषभ बहुत मुश्किल हो जाता था। लेकिन पीएमएलए के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए बेंच ने कहा कि अगर किसी मामले में ईडी ने किसी आरोपी को गिरफ्तार किए बिना चार्जशीट दाखिल की और अदालत ने इस पर संज्ञान लेकर उसे समन किया तो ऐसे व्यक्ति को पीएमएलए के तहत जमानत के लिए दोहरी शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अहम फैसला है ऋषभ, और इससे जनता के बीच में भी एक मैसेज जाएगा। और जिस तरीके से हम देखते थे कि ईडी की कार्रवाई होती थी तो एक बहुत मैसेज जो है वो इस बार जाएगा लोगों के बीच में, और जितने भी ईडी के जो लोग हैं, सीबीआई के जो लोग हैं, तो एक बहुत अहम फैसला आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। निश्चित तौर पर जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के केस चल रहे हैं, जो भी आरोपी हैं, उनके लिए वाकई में एक राहत की खबर भी ये हो सकती है। कल बहुत शुक्रिया तनु आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है और गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला, जो भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं, अगर मामला स्पेशल कोर्ट में पहुंचता है तो आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और अब रुक करेंगे पांचवी और आखिरी खबर की ओर, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की माता राजमाता माधवी राजे सिंधिया का निधन हो गया है। वे 75 साल की थी और पिछले 2 महीने से बीमार होने से दिल्ली एम्स में भर्ती थी। उन्होंने बुधवार सुबह 9:28 पर अंतिम सांस ली और आज उनकी पार्थिव देह दिल्ली से ग्वालियर गई है। अब उनका पार्थिव शरीर रानी महल में अंतिम दर्शन के लिए रख दिया गया है। शाम 5 बजे सिंधिया छतरी पर उनका राजसी परंपरा के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाएगा और उसे लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और खबर है कि इस पूरे कहे कि अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के सीएम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होने पहुंचेंगे। तो रानी महल में माधवी राजे के पार्थिव देह को रख दिया गया है। सिंधिया छतरी में राजसी परंपरा के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम विदाई में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजस्थान के सीएम और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे और तमाम दिग्गज नेता और बड़ी हस्तियां भी यहां पहुंचेंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। ग्वालियर से हमारे सहयोगी अरविंद सिंह चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, माधवी राजे सिंधिया का पार्थिव देह ग्वालियर पहुंच गया है और शाम 5 बजे अंतिम विदाई होगी। तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर पहुंचेंगी। फिलहाल क्या कुछ अपडेट है? कि यहाँ अब इस समय जो श्रद्धा अर्पित करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है, उसी में कैलाश विजयवर्गीय, बीडी शर्मा सहित प्रदेश के और देश के 100 सारे गणमान्य लोग यहाँ पर माधवी राजे सिंधिया को अपने श्रद्धासुमन अर्पित करने आए हैं। साफ तौर पर देखेंगे कि माधवी सिंधिया का जो इतिहास रहा है, कार्यकाल रहा है, बहुत ही कहीं न कहीं वो एक पूरे ग्वालियर अंचल सहित लोग उन्हें पूजनीय मानते हैं। और साफ तौर पर ये भी है कि उनका प्यार और स्नेह यहाँ की जनता को मिलता रहा है। इसके चलते यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं और कहीं न कहीं मिलने और उन्हें एक अंतिम विदाई देने की कोशिश कर रहे हैं। जी निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर हो या तमाम राज्यों की जो पुरानी भी कहे कि सल्तनत रही है, वहां से भी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़े हस्तियां पहुंच रही हैं। खबर है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के सीएम भी पहुंचेंगे। हाँ, मुख्यमंत्री मोहन यादव सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के मुख्यमंत्री की आने की संभावना यहाँ पर है और कैबिनेट मंत्री सारे यहाँ पर आ चुके हैं। इसके बावजूद देश के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पर आए हैं श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए। साफ तौर पर ये यहाँ इस समय जो महल है वहाँ जो लोग हैं बिल्कुल हजारों की संख्या में है। पुलिस की व्यवस्था यहाँ पर है और भीड़ लगी हुई है। लोग कैसे भी करके राजमाता के अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। उसी के चलते यहाँ हजारों की संख्या में लोग आकर श्रद्धासुमन अपने अर्पित कर रहे हैं। जी निश्चित जी, बहुत शुक्रिया अरविंद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माधवी राजे सिंधिया
का अंतिम संस्कार शाम 5 बजे होगा और उसको लेकर तमाम हस्तियां वहां पर पहुंच रहे हैं। लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और शाम 5 बजे कई हस्तियां भी इस पूरे अंतिम विदाई में शामिल होने पहुंचेंगी। तो 2 बजे की 5 बड़ी खबरें, जिसमें पीएम मोदी को लेकर भाषण भी सुर्खियों में बना हुआ है, जहां विपक्ष पर लगातार निशाना साधते नजर आए हैं। साथ ही लखनऊ में प्रेस वार्ता अखिलेश और अरविंद केजरीवाल ने की है, इसमें केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा गया है। तमाम और भी खबरें हैं, तो फिलहाल के लिए 2 बजे की 5 बड़ी खबर में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।